वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विश्वगुरु भारत में। आज का अपना जो विषय है वो है सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं और ऐसे वक्ता थे कि किसी को भी वो कन्विंस कर सकते थे और ऐसा ज़ोरदार भाषण उनका होता था कि आप मुर्दे में भी जान डाल देते थे। कई तो इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि जो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन उन्होंने किया था वो तो बंदी थे, किसान थे, मज़दूर थे, उनमें उन्होंने लड़ने का इतना उत्साह भर दिया था कि पूरी 50,000 की फ़ौज इकट्ठी कर दी थी और अपने देश के लिए मर मिटने का ऐसा जज्बा उनके अंदर, जुनून उनके अंदर उन्होंने पैदा कर दिया था। तो मैं बात करता हूँ बाल्यकाल से। जब सुभाष चंद्र बोस जी पैदा हुए, चारों तरफ देश परतंत्र ही था, अंग्रेज़ों को भगाने के तरह तरह के प्रयास विफल हो चुके थे। तो बाल्यकाल जो सुभाष चंद्र बोस का था, एक अच्छे रईस ख़ानदान में कलकत्ता में पैदा हुए। तो बचपन से ही उनके मन में था अपने देशवासियों के प्रति अपार प्रेम, स्नेह जो था उनके बचपन से भी दिखता था। बचपन की घटना है, उनको दोपहर, माताजी दोपहर का स्कूल जाते थे वो, तो दोपहर का खाना उनको पैक करके दिया जाता था। कुछ दिन तो ठीक चला। तो वो क्या करते थे, रास्ते में जब उनके स्कूल में उन्होंने देखा कि एक झोंपड़ी में एक बुढ़िया रहती है, तो वही लोगों से मांग कर खाना खाती थी। तो उन्हें लगा कि इसको कुछ देना चाहिए, तो अपना जो दोपहर का जो टिफ़िन होता था वो उसको दे देते थे और शाम को जब स्कूल से आते थे तो अपना वो खाली टिफ़िन लेके चले जाते थे और बैग में डाल देते थे। घर वाले समझते थे कि वो सुभाष चंद्र बोस अपना लंच कर लिया होगा। तो ऐसा क्रम वो काफ़ी दिनों तक चलता रहा, लगभग 6 महीने 7 महीने ऐसा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि वो जब वैसे उसी रास्ते से जा रहे थे स्कूल, तो जो बुढ़िया की कुटिया जिसमें वो खाना देते थे, अपना टिफ़िन देते थे, वो उसकी मृत्यु हो गई। आसपास के लोग काफ़ी इकट्ठा हो गए थे, वो मृत्यु हो गई। तो उस मृत्यु का उनको काफ़ी गहरा आघात लगा। लेकिन जो अपना टिफ़िन उनको देते थे वो टिफ़िन बैग में उनके साथ चला जाके, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। तो खाना नहीं खाया, घर में आ गया। घर में जब वो वापस टिफ़िन लेके आए तो उन्होंने क्या किया, टिफ़िन से रोटी निकाल के अपनी एक अलमारी में रखना स्टार्ट कर दी और खाली टिफ़िन अपनी मम्मी को दे देते थे, माता जी को दे दिया था। तो ऐसे करते करते एक दिन पूरी अलमारी की जो एक रैक थी वो पूरी भर गई। जब माता सफाई कर रहे थे उनके, तो उसने देखा तो उसमें सारी रोटियों को जो भी लंच था वो सारा वैसा ही का वैसा पड़ा हुआ था। लगभग 6ठी 7वीं की बात होगी। तो जब उनसे पूछा, सुभाष ये क्या है, तो जब पता चला, उन्होंने पहले तो बताने से मना किया। तो जब पता चला कि ऐसा ऐसा करके वो दूसरों को खाना देते थे, और जब बचपन से भी उनकी माता जी उनकी कुंडली वगैरह दिखाते थे, तो सभी यही बोलते थे कि वो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या तो बहुत बड़े नेता बनेंगे। ये सारी चीज़ें बचपन से उनके साथ में चलती थी और आध्यात्मिकता काफ़ी थी। वो कहते थे बार बार अपने भाषणों में कहते थे, अगर स्वामी विवेकानंद जी जिंदा होते तो मैं उन्हीं के चरणों में होता, अगर जीवित होते तो मैं उन्हीं के चरणों में आज होता। ऐसे ही बड़े होते गए। पिताजी ने कहा कि पढ़ाई वगैरह कर लो। कॉलेज में भी जब वो गए तो वो भी स्वदेशी के आंदोलन में, जो भी भारतीय आंदोलन चलते थे उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, उनमें सम्मिलित होते थे। जो भी अपने से बन पाता था वो देश धर्म समाज के लिए वो करते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो पिताजी ने बोला कि ICS की तैयारी कर लो। उस टाइम ICS की बहुत बड़ी परीक्षा होती थी, 4 साल लगते थे। तो वो इंग्लैंड चले गए। 4 साल की परीक्षा उन्होंने 1.5 साल में पास करके चौथे स्थान में वो आ गए। सबको लगा कि, पिताजी को भी लगा कि अब तो बेटा ऑफिसर बन जाएगा, इसकी शादी वगैरह करेंगे, अपना घर परिवार बसाएगा। लेकिन इंग्लैंड में उन्होंने बोल दिया था कि मैं नौकरी ज्वाइन नहीं करूँगा, ICS नहीं करूँगा, और भारत माँ जो परतंत्र है उसको छुड़ाने के, अंग्रेज़ों से, अंग्रेजी दास्तां से भारत माता को परतंत्र है उसको मुक्त करवाऊंगा और भारत को आज़ाद करवाऊंगा। तो वहीं पर लेटर लिख के वो वापस इंडिया आ गए। जब भारत आए तो पिताजी से जब बात हुई कि बेटा ऐसा क्यों किया, तो बोल रहे थे आपने बोला था ICS की परीक्षा पास कर लो, इसलिए मैंने परीक्षा पास कर ली। अब मैं नौकरी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे देश को आज़ाद करवाना है और मेरा जो लक्ष्य है मैंने निर्धारित कर लिया है और मुझे वही काम करना है कि अपने भारत माता को आज़ाद करवाना है। तो वही उसी काम में लग गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चले गए, महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए, कर गए और कांग्रेस का उनको प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। लेकिन उनके विचारों में विपरीतता थी। गांधी जी के विचार अहिंसावादी थे और वो अपनी सेना के लिए कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध भी उस टाइम हो चुका था, तब भी हमने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, लेकिन कुछ नहीं हासिल नहीं हुआ। उल्टा हमारे सैनिकों को और मारा गया और उनको, जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से हमारे सैनिक लड़े थे, तो जो जख्मी थे उनको वहीं पर गोली मार दी गई ताकि इसकी मेडिसिन और उसका खर्चा आएगा। तो अंग्रेज़ों ने वहीं पर उनको गोलियां मार दी थी। तो जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
तो अंग्रेज़ों ने क्या चाल चली कि भारत को अर्ध स्वराज्य दे देते हैं। ऐसा गांधी जी, नेहरू जी वगैरह जो कांग्रेस के मेन लीडर थे उनको कन्विंस कर लिया, अर्ध स्वराज्य की मांग, डोमिनी स्टेटस जो है हम भारत को देंगे। तो वो सब मान भी गए और कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस जी को पता चला तो उन्होंने गांधी जी को उनको सब जो भी कांग्रेस की हाई कमेटी थी उनको बोला, कन्विंस किया कि इस प्रस्ताव को ठुकरा दो। ये अर्ध स्वराज्य अगर हमने ले लिया तो भारत ऐसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा जो सदियां लग जाएगी उसको छुड़ाने में, और हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो काफ़ी टाइम लगा, 1 साल लगा उनको समझाने में। तब जब अगला 1930 का अधिवेशन आया कांग्रेस का, तब उन्होंने वो प्रस्ताव क्या किया कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। जब पूरे देश में माहौल हो गया था कि टोटल इंडिपेंडेंस, जब गांधी जी अर्ध स्वराज्य की मांग कर रहे थे, तब पूरे हमारे क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ने, सब ने एक ही बोल दिया कि हमें अर्ध स्वराज्य नहीं चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। अगर उस समय ये छोटी सी गलती हमसे हो जाती कि अर्ध स्वराज्य हमने ले लिया होता, डोमिनी स्टेटस ले लिया होता, तो जो भारत को आज़ाद करवाने की जो युवाओं के अंदर चिंगारी थी वो कब की बुझ चुकी होती है, और संभवतः आज भी हम अंग्रेजी दास्तां से मुक्त नहीं हो पाते। आज भी अंग्रेजी जुल्म हमारे साथ ही चला रहता और यूनियन जैक भारत की धरती पर ऐसे ही लहराता रहता। तो ये बहुत बड़ी सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया। फिर आगे कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव, तो उसमें गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी आगे आए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव लड़े और गांधी जी सीताराम मैया के दक्षिण के थे, उनको ले आए उनको अध्यक्ष बनाने के लिए। लेकिन जब चुनाव हुए तो गांधी जी ने बोला कि जो सीताराम मैया की हार मेरी हार हो गई, इसलिए मेरा जो कैंडिडेट है वो सीताराम मैया है, सभी इसी को वोट दो। लेकिन पूरे देश में इसके विपरीत हुआ और सुभाष चंद्र बोस जी को सबने वोट दिया, वो विजयी हुए। उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था, कांग्रेस की सारी कमान उनको संभालनी थी। लेकिन जब उनको लगा कि गांधी जी को लगा कि हमारी लोकप्रियता कम हो रही है और सुभाष चंद्र बोस की पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उनके विचार जो थे वो आपस में मिले नहीं। गांधी जी अड़ गए कि हमने अहिंसा के रास्ते से आज़ादी लेनी है, और सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे कि हमें अपनी एक सैनिक सेना बनानी चाहिए, सशस्त्र सेना, ताकि हम अंग्रेज़ों को बाहर से आज़ाद करवा सके। और अगर कभी अंग्रेज़ चले भी गए तो हमारे पास इतने हथियार या सेना होनी चाहिए ताकि दूसरा कोई हम पर राज ना कर सके। लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल विपरीत थे। द्वितीय विश्व युद्ध नज़दीक आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध आने वाला है। तो उन्होंने योजना से ही बोलिए या कैसे करके उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो फिर उसमें त्यागपत्र दे दिया, तो जैसे उन्होंने त्यागपत्र दिया, अंग्रेज़ों ने उनको नज़रबंद कर दिया और जेल में डाल दिया ताकि वो कोई और काम ना कर सके। फिर बड़ी मुश्किल से वो जेल से बाहर निकले, बिना किसी जुर्म से उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जेल में कर दिया। तो उन्होंने भूख हड़ताल कर ली जेल में, 2 हफ्ते तक कुछ नहीं खाया। अंग्रेज़ डर चुके थे, अंग्रेज़ों ने काफ़ी कोशिश की ज़बरदस्ती खिलाने की लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया। तो उन्होंने पूछा कि आप चाहते क्या हो, भूख हड़ताल क्यों कर रहे हो? उन्होंने बोला कि मेरे को फ्री करो कि जुल्म मेरे को अंदर किया हुआ है। तो अंग्रेज़ डर गए थे, अंग्रेज़ उनको खुला छोड़ना नहीं चाहते थे, घर भेजना नहीं चाहते थे, उनको जेल में ही रखना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ डर चुके थे कि अगर जीवित सुभाष चंद्र बोस से ज़्यादा खतरनाक होगा अगर सुभाष चंद्र बोस जी को जेल के अंदर कुछ हो गया। तो उन्होंने तो आमरण अनशन कर दिया था कि मैं खाऊंगा ही नहीं जब तक मेरे। तो अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और 2 हफ्ते के अंदर उनको वापस अपने घर में ले आए। तो घर में भी ले आए तो ऐसा नहीं छोड़ दिया, उनको नज़रबंद कर दिया, उनके जासूस लगा दिए और 2-3-4 पुलिस वाले उनके घर के आस-पास रहते ताकि सुभाष चंद्र बोस जी कहीं बाहर ना जा सके। किसी को मिलना होता था तो उनको वहीं उनके घर में आते थे। फिर वैसे ही करके वो योजना बनाई उन्होंने। तो वहाँ से घर से बड़ी मुश्किल से निकले और वो रूस जाना चाहते थे। उन्हें पता था भारत में कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए वो चले गए रूस से मदद मांगने की, भारत को आज़ाद करवाने के लिए कुछ मदद करो। अफ़गानिस्तान के रास्ते से रूस की ओर चल पड़े। जब अफ़गानिस्तान में वो पहुँचे थे तो रूसियों से कोई संपर्क वगैरह नहीं हो पा रहा था, तो रूस नहीं जा पाए वो किसी कारणवश। तो जर्मनी चले गए, जर्मनी दूतावास में उनका संपर्क हुआ तो जर्मनी चले गए। जर्मनी में वो अपने लोगों से मिले, हिटलर से भी मिले। तो हिटलर किसी से मिलता नहीं था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जैसे करके हिटलर को बोला कि हिटलर जी, ऐसा प्रस्ताव रखा वहाँ पे कि वैसे भारत से आए हैं और सुभाष चंद्र बोस जी मिलना चाहते हैं। तो जब उनकी काफ़ी दिनों के बाद उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला, जो हिटलर था वो अपने बहरूपिये रखता था, तो खुद कहीं नहीं जाता था, वही जो बहरूपिये है उसके थे, हम शक्ल होते थे, वही सारा काम करके पूरे दुनिया में आ जाते थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस बैठे थे तो एकदम आते हैं कि पूछते हैं सुभाष चंद्र बोस जी कैसे हैं, कहाँ से आए। तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे हिटलर से ही मिलना है। ऐसे 3-4 हम शक्ल उसके आए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने पहचान लिया। बाद में हिटलर को खुद आना पड़ा और हिटलर
चौंक गया कि दुनिया में किसी ने मेरे को पहचाना नहीं, आपने कैसे पहचान लिया। तो ऐसी अद्भुत क्षमता उनके अंदर थी। उसके बाद हिटलर से मिले, उन्होंने बोला कि मैं भारत को आज़ाद करवाना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए ऐसा ऐसा करके। तो बोले हम क्या कर सकते हैं। तो बोले भारत के जो युद्धबंदी है, जो का लगभग मेरा 20 या 25 हज़ार युद्धबंदी जर्मनी में थे, जो भारत के लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ था, आप इनको मेरे को दे दो और हम इनकी सेना बनाएंगे। तो हिटलर मान गया और वहाँ उनकी सेना बन गई आज़ाद हिंद फौज के नाम से। उन्होंने वहाँ फिर जर्मनी में सेना बना दी। फिर हिटलर ने कहा कि आप यहाँ पर काम कर रहे हो लेकिन भारत जर्मनी से बहुत दूर है, आप ऐसा करो जापान जाओ। उस टाइम जापान जर्मनी सब एक थे। तो आप जापान जाओ और जापान से भारत की ओर बढ़ो, क्योंकि जापान से भारत नज़दीक था। तो ऐसा करके हिटलर ने कहा और उनकी जाने की व्यवस्था भी की, उनके सैनिकों के जाने की व्यवस्था की। उनको एक पनडुब्बी दी कि आप इसमें जाओ ताकि कोई आपको कोई ख़तरा ना हो। और ये सारी व्यवस्था हिटलर ने की। आज अपने देश में कुछ लोग जो बोलते हैं कि हिटलर ऐसा है, कई तो हमारे प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि ये हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। भाई हिटलर नहीं होता तो संभवतः आज 100% 101% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारत आज़ाद ही नहीं होता। अगर हिटलर सुभाष चंद्र बोस जी नहीं मिलते और अपने युद्धबंदियों को नहीं देते और वो बाइज्जत सेफ सुभाष चंद्र बोस जी को वहाँ नहीं पहुँचाते और जापान, और सुभाष चंद्र बोस जी अगर जापान नहीं पहुँचते सेफ, या उनकी रास्ते में मृत्यु जाती या कुछ भी हो जाता, तो ना आज़ाद हिंद फौज बन पाती, ना अपना भारत आज़ाद हो पाता। बिना आज़ाद हिंद फौज के देश आज़ाद ही नहीं हुआ था। इसकी मैं आपको आगे अभी तो जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लास्ट में क्या हुआ था। तो ऐसा हिटलर ने दिया, उनको सामान दिया, जो जो उनको हथियार वगैरह चाहिए थे, रसद वगैरह चाहिए थे, जितना सहयोग हो सके वो सारा हिटलर ने किया और आगे भी पूरा भरोसा दिलवाया। और ये जो रोड मैप तैयार किया था कि आप कैसे जाइए, ये वहीं जर्मनी में तैयार हुआ था। और जापानियों से संपर्क जो था सुभाष चंद्र बोस जी का, वो भी हिटलर ने ही करवाया था। और वहाँ के प्रधानमंत्री से उनकी मीटिंग फिक्स हुई, वो सब में सारा काम हिटलर का ही था। सुभाष चंद्र बोस जी आगे चले गए, फिर वो पहुँच गए जापान। जापान में उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री थे उसमें, तो जो उनसे बातचीत की, सिंगापुर में रहे। तो ऐसा करके जापान में ही, और जो थोड़े से जो जापान के एशियाई जो देश थे, वहाँ पर रास बिहारी बोस ने भी अपनी एक सेना गठित कर दी थी। जो उसकी जो कमान थी वो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर दे दी। फिर बन गई लगभग 20-25 हज़ार की सेना। और रास बिहारी बोस ने भी पहले से वहाँ पे सेना का काम कर दिया था और पूरी एक सेना जापानियों के सहयोग से ही संगठित कर दी थी। वहाँ पर जितने भी भारतीय रहते थे, भारतीय मूल के रहते थे, और सब ने भारतीय जो अपना सेना कमांडर था उसको सुभाष चंद्र बोस जी को नियुक्त कर दिया सर्वसम्मति से। अब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पूरी कमान संभाल ली थी जापान के अंदर। और जापानियों ने अंडमान जो निकोबार द्वीप जो था, जो उनके कब्जे में था, वो सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया। और उन्होंने नए नाम रख दिए, एक स्वराज्य और दूसरा कुछ नाम रख दिया था अंडमान निकोबार द्वीप। और सिंगापुर में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, वो भी जापानियों के कब्जे में था, लेकिन जापानियों ने उनको जगह दी, पूरा रेजिडेंट दिया, खाना दिया, असला दिया। और अपने देश का जो अंडमान निकोबार द्वीप था वो सारा जो जापानियों के कब्जे में था सारा उनको दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लगा कि हमें, उनके मेम में पहले से ही था कि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। वो बोलते थे कि आप इतनी कम सेना से आप कैसे लड़ेंगे। उन्होंने बोला कि मुझे 50,000 की सेना चाहिए। उसके बाद जो भारत की सैनिक है, जब एक आज़ाद फौज भारत पर आगे बढ़ेगी तो जो भारतीय तो सैनिक है, वो भारतीय सैनिक अपने लोगों के ऊपर आज़ाद गोलियां नहीं चलाएंगे, वो भी हमारे साथ हो लेंगे। जो 3 लाख 4 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश फ़ौज पर काम कर रहे थे, वो भी हमारे साथ हो जाएंगे और वहाँ पर भी विद्रोह खड़ा हो जाएगा। हमें तो केवल 50,000 की है, हमने तो भारत पर एंट्री ही करनी है बस। और असम के रास्ते जाके वो मेदिनीपुर कोहिमा होके वहाँ बंगाल जाना चाहते थे और दिल्ली। तो उन्होंने सेना को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 50,000 का लक्ष्य रखे कि 50,000। और अंडमान निकोबार द्वीप में जहाँ पहुँचे थे वहीं पर उन्होंने अपना बैंक बना दिया और वहीं पर उन्होंने घोषणा कर दी 1943 में भारत जो था, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की पूरी घोषणा कर दी और कमांडर खुद को बना के अपनी करेंसी चला दी, अपना बैंक चला दिया। और 11 देशों ने उसको मान्यता दे दी, जो भारत की नई सरकार बनी थी। और उसके प्रधानमंत्री विदेश मंत्री वो थे। एक बहुत बड़ा वाक्य आया सामने कि जब जापान के प्रधानमंत्री से बात हो रही थी उनकी कि अगर भारत आज़ाद हो जाता है, जब वो उसका कन्विंस कर रहे थे सभी देशों को, रशिया था, जर्मनी था, जापान था,
कि हम अपने आज़ाद हिंद फौज की घोषणा करें और भारत को स्वतंत्र राष्ट्र, अपना तिरंगा झंडा लहरा के उन्होंने आज़ादी की घोषणा कर दी और सरकार की घोषणा कर दी। तो जब 1943 में ये काम हो रहा था, उन्होंने 11 देशों ने मान्यता दे दी थी। तो जब प्रश्न है कि जब मान लो भारत आज़ाद हो गया तो भारत पर राज कौन करेगा, वो कैसे हम कम्युनलिज्म को अपनाएगा, डेमोक्रेसी को अपनाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि या आप भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्पष्ट कहा था कि जब हम आज़ाद हिंद फौज का मकसद सिर्फ भारत को आज़ाद करवाना है, वहाँ पर शासन करना नहीं है। भारत पर शासन जो करेगा वो भारत के डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ व्यक्ति ही करेगा। इतनी बड़ी बात वहाँ पर उन्होंने पहले बता दी थी। और वहीं से रेडियो पर भी कई संदेश सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए जो पूरे लोगों को उत्साहित करते थे। और पूरा जनमानस भारत का एक तरफा सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ था। तो जब 1943 में आज़ाद हिंद फौज की वो भी प्रधानमंत्री विदेश मंत्री अपना बैंक बन गया, घोषणा कर दी और 11 देशों ने जो थी उसको मान्यता भी दे दी। लेकिन वर्तमान तक आज आज़ाद हिंद फौज की जो मान्यता 11 देशों ने दे दी थी, हमने नहीं दे पाई। क्यों नहीं? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने पहली बार भारत पे झंडा लहराया आज़ाद भारत में, अपना बैंक, सिपाहियों को सैलरी देना, सारा काम उनका था, अपनी करेंसी जारी कर दी थी। तो वो देश के प्रधानमंत्री तो पहले हुए। 11 देश अगर उनको मान्यता दे सकते हैं तो हमारा देश क्यों नहीं दे सकता, हमारी सरकार क्यों नहीं दे सकती? धीरे धीरे ये काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो इतिहास पूछता रहेगा बार बार। धीरे धीरे हम आगे बढ़े, वो आगे बढ़े और असम में पहुंच गए। असम के वहाँ कोहिमा में पहुंच गए, कोहिमा पर कब्जा कर लिया, मिदनापुर पे कब्जा किया। आज़ाद हिंद फौज बढ़ रही थी, आगे ही बढ़ रही थी, बिना किसी राशन के। फिर भी नौजवानों पर वो कर रहे थे कि एक बार बस बंगाल पहुंच जाए, बंगाल से दिल्ली। तो थाईलैंड में भी जो, और जब वो थाईलैंड में थे तो जहाँ बर्मा में पहुँचे तो उन्होंने जो स्थानीय लोग थे वहाँ पर उनको सेना में भर्ती होने के लिए कहा।